स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष सेमेस्टर 5 DAC पेपर विशेष पत्र 2 खंड ख। इसके तहत आज हम लोग चर्चा करेंगे राष्ट्रीय काव्य धारा, अवधारणा और विकास। राष्ट्रीय काव्य धारा क्या है, कब से शुरुआत हुई, उस विकास का कैसे कैसे चरण उसका चला, इसी पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। भारतीय वाङ्मय कहें, वाङ्मय संस्कृत का शब्द, संस्कृत साहित्य को हम लोग वाङ्मय कहते हैं। तो भारतीय जो साहित्य की परंपरा रही वो संस्कृत साहित्य से ही रही है, इसीलिए हम लोग साहित्य भारतीय वाङ्मय कहते हैं साहित्य को। तो भारतीय वाङ्मय में अगर हम राष्ट्र शब्द का प्रयोग की बात करें तो यह वैदिक काल में ही दिखता है, वैदिक काल से ही, यानी वैदिक काल से ही राष्ट्र का राष्ट्र जो शब्द है आज जिसे राष्ट्र से राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय काव्य धारा हम लोग चर्चा करेंगे, इसका पहला जो दर्शन होता है इस शब्द का वह वैदिक काल में होता है। यजुर्वेद में एक शब्द आया है राष्ट्र में देही, अथर्ववेद में भी है त्वा राष्ट्र मृत्याये, यानी राष्ट्र का शब्द का पहला प्रयोग वैदिक काल से ही प्रारंभ हो गया है। राष्ट्र एक समुच्चय है, कुलक है, तथा राष्ट्रीयता एक विशिष्ट भावना है। जिस जन समुदाय में एकता की सहज लहर हो, फिर से सुने, जिस जन समुदाय में एकता की सहज लहर हो, उस जन समुदाय जहां निवास करता है उसे हम राष्ट्र कहते हैं। ठीक है। साहित्य और मनुष्य, ये दोनों का संबंध जो है शाश्वत है। मनुष्य और साहित्य दोनों का संबंध शाश्वत है। साहित्य सामुदायिक विकास में सहायक होता है और सामुदायिक भावना जो है वह राष्ट्रीय चेतना का अंग है। तो अगर हम देखें तो साहित्य राष्ट्र का एक अंग है, राष्ट्रीय चेतना का एक अंग है साहित्य, यानी राष्ट्र के चेतना जागृत करने में साहित्य की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर हम वेद की बात करें तो अथर्ववेद में राष्ट्रीयता को लेकर बहुत सारी बातें कही गई है। यानी राष्ट्रीयता की व्याख्या की बात करें तो हम अथर्ववेद में इसके बहुतायत मात्रा में इसकी व्याख्या तरह तरह से हम देख सकते हैं। राष्ट्र कैसा होना चाहिए, क्या क्या ये है, राष्ट्र किसे कहेंगे, इसके बारे में अथर्ववेद में चर्चाएं हुई है। राष्ट्रीयता की भावना मातृभूमि और महापुरुषों के कृतिमान के द्वारा प्रकट होती है। यानी राष्ट्रीयता की भावना कहां से प्रकट होगी? मातृभूमि और महापुरुषों के कृतिमान से। इसलिए कहा गया है कि जिस राष्ट्र का कोई इतिहास नहीं होता या जिस राष्ट्र का कोई स्वाभिमान नहीं होता, उसका कभी कोई इतिहास नहीं होता, राष्ट्र नहीं होता। इसलिए महापुरुषों के बलिदान, त्याग, तप और मातृभूमि के प्रति समर्पण, इसी से राष्ट्रीय भावना के जागरण होता है। समाज और राष्ट्र में सीधा संबंध है, समाज और राष्ट्र में सीधा संबंध है। अपने देश के प्रति समर्पण और त्याग भरा समाज ही अखंड राष्ट्र की कल्पना कर सकता है या अखंड राष्ट्र को स्थापित कर सकता है। तो ये राष्ट्र के बारे में कुछ बातें थी। अगर हम राष्ट्रीय काव्य धारा और हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय काव्य धारा की बात करें
साहित्य में अगर राष्ट्रीय काव्यधारा की बात करें तो ऐसे काव्यधारा की बात करें, राष्ट्रीय काव्यधारा की बात करेंगे तो संस्कृत साहित्य से लेकर के और बीच के काल में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट आदि भाषाओं में और बाद में क्षेत्रीय भाषाओं में भी बहुत सारी भाषाओं में राष्ट्रीयता की भावनाओं से ओतप्रोत काव्य और कविताएं लिखी गई। लेकिन यहां पर हम चर्चा करेंगे केवल हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय काव्यधारा के बारे में। तो राष्ट्रीय काव्यधारा की अगर बात करें तो आधुनिक युग के सूत्रपात होते ही, यानी जब से स्वतंत्रता, हम ये कह लें कि स्वतंत्रता संग्राम की पहली जो लड़ाई हुई थी भारतीय स्वतंत्रता इतिहास में, स्वतंत्रता के नाम पर, स्वतंत्रता संग्राम के नाम पर जो पहली लड़ाई हुई थी 1857 अगर हम मान लें उसको, तो उस समय से ही राष्ट्रीय चेतना के काव्य लिखे जाते रहे हिंदी साहित्य में। हम सब जानते हैं कि 1850 से 1900 तक का युग जो है हिंदी साहित्य में वह भारतेंदु युग के नाम से विकसित है। तो भारतेंदु युग में राष्ट्रीय काव्यधारा के चिन्ह मिलने लगे थे। ठीक है, उस समय के कवियों ने अपने काव्यों में और कविताओं को छुप छुपा कर और सीधे अटैक न करके छुप छुपा कर उपमाओं और अलंकारों के माध्यम से राष्ट्र के जनजागरण करने का प्रयास किया था, लेकिन सूत्रपात तो वहीं से हो गया था। हम भारतेंदु की कविता देखते हैं, भारत दुर्दशा काव्य जो है उसमें लिखते हैं वो ये आवहूँ मिल के रोअहूँ भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। यानी राष्ट्र के लोगों के जागरण करने का कार्य राष्ट्रीय काव्यधारा का सूत्रपात भारतेंदु युग से ही प्रारंभ हो चुका था। 1857 के साथ ही मैंने दोनों का इतिहास एक साथ चला, राष्ट्रीय काव्यधारा का और भारतीय स्वतंत्रता के संग्राम का जो पहली लड़ाई थी और आखिरी लड़ाई तक का, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति तक का, दोनों राष्ट्रीय चेतना के काव्य रचे जाते रहे पूरे साथ साथ। अगर हम भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों की बात करें तो भारतेंदु ने भारत दुर्दशा लिखी। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की बात करें तो उन्होंने आनंद अरुणोदय लिखा। राधा कृष्ण दास के बात करें तो भारत बरहमासा। ये सारे काव्य जो थे यह राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने के लिए ही लिखे गए थे। द्विवेदी युग की बात करें अगर हम तो द्विवेदी युग जो है वह राष्ट्रीय काव्यधारा का प्रौढ़ काल है, जिसको बोलते हैं प्रौढ़ काल है। द्विवेदी युग में यह प्रौढ़ता की ओर अग्रसरित हो गया था राष्ट्रीय काव्यधारा। इसमें नाथूराम शर्मा शंकर की बात कर लें तो उनका बलिदान गान, मैथिली शरण गुप्त की बात करें तो स्वदेश संगीत, भारत भारती, इस तरह के बहुत सारे काव्य उनके जो राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत थे, राष्ट्रीय जनजागरण के कार्य के लिए लिखे गए थे। अगर हम छायावादी का काव्य की बात करें तो निराला को देख ले हम, वर्दे वीणा वादनी वर्दे, या जागो फिर एक बार उनकी जो कविता है, ये राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत और राष्ट्र के जनजागरण के लिए लिखी गई, राष्ट्र के नवयुगों के जागरण करने की बात की गई है इसमें। वही अगर हम प्रसाद की देखें तो प्रसाद की कविता अरुणय मधुमय देश हमारा, या बीती विभावरी जागरी, या उनके जो तमाम हम अगर नाटकों को भी देख लें तो उसमें भी राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने के लिए ही प्रयास किया गया है। अपने इतिहास के महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के और नए सिरे से उसको राष्ट्रीय जागरण में लगाया गया है। तो ये छायावाद की बात करें तो उसमें भी दिखाई देते हैं। लेकिन इसके साथ अगर हम बात करें तो माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, सियाराम शरण गुप्त, सोहनलाल द्विवेदी इत्यादि अनेक कवियों ने अपनी अपनी कविताओं के माध्यम से देश के अंदर राष्ट्रीय चेतना का जागरण करने का कार्य किया है। अब हिंदी की राष्ट्रीय काव्यधारा जो है उसका सूत्रपात अगर हम कहें तो उसके वह काव्य के अंदर क्या था, दो चीजें प्रबल थी। उस काव्यधारा की विशेषता, दो विशेषताएं प्रबल थी, एक देश प्रेम और दूसरा स्वतंत्रता की भावना।
ये दो भावनाएं जागृत करती थी उस समय के काव्य। द्विवेदी युग के बाद छायावाद के कदम से कदम मिलाकर एक काव्य धारा, स्वतंत्र काव्य धारा आंदोलन चला, जिसको राष्ट्रीय काव्य धारा के नाम से हम जानते हैं। हम दरअसल उस समय से राष्ट्रीय काव्य धारा की बात कर रहे हैं, वो भी राष्ट्रीय काव्य धारा है, लेकिन एक छायावाद के साथ कदम से कदम मिला करके केवल राष्ट्रीय काव्य विचारों को लेकर के कविताएं लिखी जाती रही, वह राष्ट्रीय काव्य धारा के नाम से जाना जाने लगा। इससे पहले जो भी कविताएं लिखी, जो लोग भी लिखते थे, उसमें एक दो कविताएं लिखी थी, एक आध कोई काव्य उसने रस डाले, लेकिन इस समय जितने भी कविताएं रची गई, जितने भी काव्य लिखे गए, वह सब राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत करके ही लिखी गई। तो इसमें इसके अगुआ थे माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी के हिम तरंगिणी, हिम किरीटिनी आदि काव्य इसके सूत्रपात करते हैं। उसमें राष्ट्रीय काव्य धारा को लेकर के लिखी गई है। गुप्त जी के बाद स्वतंत्रता श्रृंखला की अगर हम बात करें तो उसमें माखनलाल चतुर्वेदी का नाम राष्ट्रीय गौरव के साथ लिया जाता है और राष्ट्रीय गौरव को याद दिलाता है। माखनलाल चतुर्वेदी अपनी कविता कैदी और कोकिला में लिखते हैं कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। यानी हमारे यहाँ तो माखनलाल चतुर्वेदी, गांधी जी का जो आंदोलन चल रहा था देश के प्रति, उस समय जेल भी गए थे माखनलाल चतुर्वेदी। तो उस समय उनके हाथों में जो हथकड़ियां लगी थी उस पर, या उस समय के जो क्रांतिकारी थे उनके हाथों में जो हथकड़ियां लगती थी उसको उन्होंने भारत माँ के या जंजीरों का जो ये था वह ब्रिटिश राज का गहना, उसको करार दिया। ये ब्रिटिश राज का गहना है जो हमें दिया जा रहा है, पहनाया जा रहा है। इसके साथ ही अगर हम बालकृष्ण शर्मा नवीन की बात करें तो उन्होंने भी लिखा है। वो भी स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के से प्रेरणा लेकर के जब कूदे आंदोलन में, तो वो भी 10-12 साल जेल में रहे। उन्होंने भी लिखा, हम संक्रांति काल के प्राणी, बदा नहीं सुख भोग, घर उजाड़ कर जेल बसाने का हमको है रोग। यानी जेल भरो आंदोलन जो उस समय चल रहा था, उस समय बात करी तो राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि देश के युवाओं को जागृत करने के लिए न केवल कविताओं के माध्यम से बल्कि स्वयं के माध्यम से भी, अधिकांशतः राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि को जेल जाना पड़ा था काव्य लिखने के लिए या आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए। हम सुभद्रा कुमारी चौहान की बात करें, राष्ट्रीय काव्य धारा की बात हो और सुभद्रा कुमारी चौहान की बात न हो तो अधूरी सी लगेगी। सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय काव्य धारा की प्रमुख कवित्री रही हैं। उन्होंने अपने काव्य त्रिधरा, मुकुल, राखी, झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो बसंत आदि कविताओं के माध्यम से राष्ट्रीय जागरण करने का जो कार्य किया, उससे को राष्ट्रीय या भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उसे कमतर करके नहीं आंका जा सकता। जालियांवाला बाग की घटना पर असहज और क्रंदन से जब भर गई उस दृश्य को देख करके, तब सुभद्रा कुमारी चौहान ने जालियांवाला बाग में बसंत नाम से कविता लिखी और उस कविता में वो लिखती हैं कि आओ प्रिय ऋतुराज, यानी बसंत का आगमन, आओ प्रिय ऋतुराज किंतु धीरे से आना, यह है शोक स्थान, यह है शोक स्थान, यहां मत शोर मचाना, कोमल बालक मरे यहां गोली खा खा कर, कलियां उनके लिए चढ़ाना थोड़ी सी लाकर। यानी कितना दुख से भरी हुई ये कविता देश के ऊपर प्राणों को न्यौछावर करने वाले नवयुवकों के बारे में याद करते हुए लिखती है। अगर हम दिनकर की बात करें तो दिनकर ने भी अपने काव्य रेणुका, हुंकार, विपथगा आदि, कुरुक्षेत्र आदि काव्यों के माध्यम से राष्ट्र के प्रति प्रखर दृष्टि का परिचय दिया उन्होंने इन काव्यों को लेकर के। साथ ही क्रांतिकारियों को आह्वान किया है अपने काव्यों के माध्यम से कि पराधीनता के प्रति प्रबल विद्रोह
अगर नहीं कर सकोगे तो पौरुषता का भीषणता के साथ यदि अन्याय होगा, इसीलिए इसका विरोध करना ही पड़ेगा। कुरुक्षेत्र में लिखते हैं दिनकर, उठो उठो कुरीतियों के राह तुम रोक दो, बढ़ो बढ़ो आग में गुलामियों को झोंक दो। यानी दिनकर भी जन जागरण की बात करते हैं। लोगों को देश के अंदर जो आंदोलन चल रहे थे स्वतंत्रता का, अंग्रेजों के विरुद्ध सत्ता, उनको अंग्रेजों को भगाने का, उसमें लोगों को आह्वान करते हैं जुट जाने का। सोहनलाल द्विवेदी भी अपनी कविता आजादी के फूलों पर जय जय, तैयार रहो, बढ़े चलो, युग की पुकार आदि कविता देशभक्ति के माध्यम से राष्ट्रीय भावना जगाने का काम करते हैं उस समय के लोगों में। सोहनलाल द्विवेदी लिखते हैं, कब तक क्रूर प्रहार सहोगे, कब तक क्रूर प्रहार सहोगे, कब तक अत्याचार सहोगे, कब तक हाहाकार सहोगे। उठो राष्ट्र के अभिमानी, सावधान हो मेरे सेनानी। यानी इसका अंग्रेजों के प्रहार, अत्याचार, क्रूर शासन व्यवस्था कब तक सहते रहोगे, इसीलिए उठो और राष्ट्र के स्वाभिमानी और लग जाओ और आजादी की लड़ाई में। यानी अगर हम भारतेंदु से लेकर के सोहनलाल द्विवेदी, इसके साथ ही हम सियाराम शरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही आदि की बात करें, तो ये सारे लोग अपने काव्य और कविताओं के माध्यम से राष्ट्रीय जन जागरण के कार्य में को बाखूबी से निभाया है। इस तरह हम कह सकते हैं कि अगर हिंदी राष्ट्रीय अवधारा की बात कहें तो जैसा मैंने पहले कहा था कि स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम से लेकर के और आजादी की प्राप्ति तक हिंदी काव्य और उसके कवि राष्ट्रीय चेतना जागृत करने का काम करते हुए दिखलाई देते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा कि कई कवि तो स्वयं केवल कविता और काव्यों के माध्यम से नहीं, आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेकर के और जेलों तक का सफर तय करते हैं, बरसों जेल में भी बिताते हैं। इस तरह से हम अगर उपयुक्त पर विचार करें तो कह सकते हैं कि जब जब राष्ट्रीयता की बात आएगी और साहित्य की भूमिका राष्ट्रीयता के पावदान पर तौली जाएगी, तब तब इन राष्ट्रीय काव्य धारा के कवियों का योगदान और उनकी कृतियां इसके प्रमुख सूत्रधार के रूप में काम करेंगी। इनकी कविताएं केवल आजादी प्राप्ति तक की ही नहीं, जब जब शासन या व्यवस्था के प्रति क्षोभ उत्पन्न होगा लोगों में, तब तब इनकी कविताएं खास करके राष्ट्रीय सम्मान के साथ, राष्ट्रीय चेतना के साथ जब जब कुठाराघात होगा, तब तब इनकी कविताएं लोगों में जन जागरण करने का प्रयास करती रहेगी। यानी जब जब राष्ट्रीयता की बात आएगी और राष्ट्रीय युवाओं के जागने की बात आएगी, तो इन महामनीषियों, महाकवियों की जो कविता है वह सदा इनके काम आएगी। इस तरह से हम देखते हैं कि राष्ट्रीय काव्यधारा, उसकी अवधारणा और उसकी विकास के चरण पर हम लोगों ने अभी बात की कि कहाँ से शुरुआत हुई और विकास कैसे कैसे, यानी भारतेंदु युग से अगर केवल हिंदी की बात कर लें तो आते आते और द्विवेदी युग होते हुए राष्ट्रीय काव्यधारा यानी भारतेंदु से लेकर के और सियाराम शरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही आदि की कविताओं तक, आदि तक के कवियों ने राष्ट्रीय काव्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज के दिन